वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम। तीनों नियम को एक ही वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये होने वाला हमारा यूके ट्रिपल एस यानी उत्तराखंड वन दरोगा 2025 की जो वैकेंसीज आई हैं इसका फिजिक्स का वीडियो नंबर 8 यानी पहले के 7 वीडियो फिजिक्स के और 7 वीडियो केमिस्ट्री के हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने सभी वीडियोज़ देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो न्यूटन के गति के नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन के गति के नियम। तो सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति से संबंधित 3 नियमों को प्रतिपादित किया। तो गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है। कब किया था? 1687। डेट आपसे पूछी जा सकती है और मोस्ट इंपोर्टेंट ये बुक आपको ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपिया के राइटर कौन है, लेखक कौन है? न्यूटन है। इन्हें ही न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। इसलिए ये जो गति के 3 नियम हैं इनके साथ न्यूटन का नाम इसीलिए लगाया जाता है इनके सम्मान के लिए, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही इन नियमों को प्रतिपादित किया था अपनी बुक प्रिंसिपिया में। बात करते हैं न्यूटन के गति के पहले नियम के बारे में। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और यदि एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। मतलब कि अगर कोई वस्तु या कोई भी पिंड विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा, और गति कर रहा है तो गति अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। यानी कि कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है और अवस्था परिवर्तन का वो विरोध भी करता है। तो इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु क्या है, अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, इसी कारण इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है और इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो यही न्यूटन की गति का पहला नियम है। यानी कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है और चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने पर आगे की ओर झुक जाता है। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, जब गाड़ी में कोई यात्री बैठा रहता है तो गाड़ी के साथ साथ उसका जो शरीर होता है वो भी विराम अवस्था में रहता है। जब गाड़ी अचानक चलने लगती है तो ऊपर का जो शरीर होता है वो तो विराम अवस्था में रहता है और नीचे का शरीर गाड़ी के साथ गति अवस्था में होने की वजह से ऊपर का शरीर वहीं रहने का प्रयास करता है पीछे ही, जिससे हम पीछे को झुक जाते हैं। सेम होता है चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने से। ऊपर का शरीर गति अवस्था में रहता है और नीचे का शरीर अचानक से विराम अवस्था में आ जाता है, जिससे हम आगे को झुक जाते हैं। कपड़े के ऊपर बर्तन रखकर कपड़े को अचानक तेजी से खींचने से बर्तन वही रह जाता है और कपड़ा अलग हो जाता है। यानी किसी मेज पर आप एक कपड़ा रखो, कपड़े के ऊपर आप एक गिलास कुछ भी रख सकते हो और जब तेजी से आप कपड़े को खींचोगे तो कपड़ा खिंच जाएगा, मेज से अलग हो जाएगा और वो बर्तन मेज पर ही रह जाता है। गोली मारने पर कांच में छेद हो जाता है और पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब गोली की जो वेग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, पत्थर से बहुत ज़्यादा वेग होता है, तो इसी वजह से वो गोल छेद बना देती है और पत्थर का वेग बहुत कम होने की वजह से कांच टूट जाता है। वैसे ही अगर आप एक गिलास लो, गिलास के ऊपर कोई पेपर या कोई कपड़ा रखोगे, उसके ऊपर आप एक सिक्का रखोगे, जब आप उसको तेज़ी से खींच लोगे तो सिक्का गिलास में ही गिर जाएगा, लेकिन आराम आराम से खींचोगे तो सिक्का जो होगा वो उस पेपर के साथ आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जड़त्व के ही उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जो बल होता है वस्तु के संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि जो परिवर्तन होगा वो टाइम के सापेक्ष होता है, कि दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि F = ma। जो बल होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण यानी कि a, इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ma का गुणनफल = F होता है, तो F = ma होता है।
m होता है वस्तु का द्रव्यमान, a होता है वस्तु का त्वरण। यदि वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो वस्तु में उत्पन्न यानी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। अगर वस्तु पर हम कोई भी बाहरी बल नहीं लगाते हैं, सिर्फ इंटरनल फोर्स होता है, तो वस्तु क्या है, अगर विराम है तो विराम रह जाएगी वो, और एक समान गति करेगी तो एक समान गति करेगी, तो उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं हो पाएगा। यदि त्वरण का मान शून्य हो तो वस्तु नियम वेग से गतिमान या विराम अवस्था में है। मतलब कि F इज इक्वल टू एम ए। अगर वस्तु का यानी जो त्वरण है, त्वरण का मान क्या हो, शून्य हो। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा। तो अगर त्वरण शून्य हो जाएगा तो ये पूरे का पूरा वैल्यू जो बाहर लगने वाला बल होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है जब कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तो यहाँ तो वस्तु क्या है, एक समान वेग से गतिमान है या फिर विराम अवस्था में है, एक समान वेग से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वस्तु नियम की जगह एक समान आ जाएगा, एक समान वेग से गतिमान है या फिर विराम अवस्था में है। क्योंकि जब त्वरण जीरो होगा तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, कि मल्टीप्लाई होगी तो जीरो हो जाएगा, लगने वाला बल भी जीरो हो जाएगा। और जब बल जीरो लगेगा तो वस्तु का वेग कैसा होगा, एक समान होगा या फिर विराम अवस्था में होगी। नेक्स्ट है, वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो सकता है लेकिन द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। द्वितीय नियम से बल के व्यंजक प्राप्त होता है, यानी जो हमारा दूसरा नियम है जो लिखाया था कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो F इज इक्वल टू एम ए। तो इससे क्या प्राप्त होता है, हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दूसरे नियम के उदाहरण। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद और टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। यानी अगर एक ही वेग से एक टेनिस गेंद आ रही है और एक क्रिकेट गेंद, क्रिकेट गेंद का मतलब है जो लेदर की बॉल होती है जिससे प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जाता है, तो किसको आसान होगा, टेनिस गेंद को। उसका रीज़न यह है कि टेनिस गेंद का जो द्रव्यमान होता है वो क्रिकेट गेंद से कहीं ज़्यादा कम होता है, और टेनिस गेंद आपने देखा होगा वो दब भी जाती है, और दबने की वजह से क्या होता है, उसका त्वरण कम हो जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यानी जिस गति में गेंद आती है उसी गति में अपने हाथों को पीछे खींचता है, और इससे क्या होता है, कैच भी आसानी से हो जाती है और हाथों पर चोट नहीं लगती है। उसका रीज़न यह है, जब हाथों को गेंद की दिशा में ही पीछे खींचा जाता है तो गेंद का जो वेग होता है वो कम हो जाता है, और वेग कम होने से गेंद का जो यानी त्वरण कम हो जाता है, और त्वरण कम होने से जो गेंद चोट मारती है वो कम हो जाता है। क्योंकि F इज इक्वल टू जो फोर्स होता है वो एम ए होता है। मास तो उतना ही रहेगा लेकिन ए फॉर एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका जो त्वरण होता है वो कम हो जाता है, इससे बल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है, क्योंकि गद्दा और मिट्टी क्या होते हैं, दबते हैं। तो जैसे हम इन पे गिरते हैं तो गिरने से दबते हैं धीरे धीरे, और त्वरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। त्वरण कम होने की वजह से बल भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है, कराटे खिलाड़ी हाथ के प्रहार से ईंटों को तोड़ देता है, यानी हाथ से क्या होता है, ईंट को तोड़ देता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उससे बल बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम। ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया, यानी जब आपस में वो क्रिया करते हैं, एक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है, अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसको आप समझ सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब आप किसी दीवार को आप धक्का देंगे तो जितना बल आप दीवार पर लगाते हैं उतना ही बल वो दीवार भी आप पर लगाती है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता है। महसूस कब होगा, अगर आप एक कुर्सी पर बैठे है ना, जब आप दीवार को धकेलेंगे तो आपकी कुर्सी पीछे को हट जाएगी, आपकी कुर्सी पीछे को गिर जाएगी, क्योंकि जितना बल आपने दीवार पर लगाया उतना ही बल दीवार ने आप पर लगाया। अब दीवार तो हट नहीं सकती, क्योंकि दीवार का जो द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है और हमारा द्रव्यमान कम होता है, तो हम क्या होते हैं, पीछे को हट जाते हैं या पीछे को गिर जाते हैं। तो इसलिए जितनी हम क्रिया करते हैं उसी क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, लेकिन उल्टी दिशा में होती है। तो इसके एग्जाम्पल हैं, बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक पीछे की ओर कुछ झटका मारती है, क्योंकि जो बंदूक से जब हम गोली छोड़ते हैं तो जितना बल गोली पर लगता है उतना ही जो बल होता है वो गोली पीछे को लगाती है बंदूक पर। तो बंदूक क्या होती है, पीछे की ओर को झटका लगाती है। नाव के किनारे से, यानी जब नाव खड़ी होती है तो इसके नाव के किनारे से जब हम जमीन पर जंप करते हैं तो नाव क्या होती है, पीछे को हट जाती है। नाव क्या होती है, पीछे को। ये भी किसका एग्जाम्पल है,
क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का, क्योंकि जितनी हम क्रिया को लगाते हैं उतनी बल पीछे को लगता है, तो नाव पीछे हट जाती है। कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, क्योंकि जितना बल हम रस्सी पर लगाते हैं उतनी बल रस्सी हम पर लगा रही होती है, जिससे क्या होता है हम उसको खींचते हैं। तो जब हम तो बल लगाकर रस्सी को पीछे खींचते हैं, और जब रस्सी टूट जाती है तो जो रस्सी बल हम पर लगा रही थी वो बल हट जाता है और हम पीछे को गिर जाते हैं। रेत पर चलना कठिन होता है, क्योंकि जब पैरों द्वारा रेत पर बल लगाया जाता है तो रेत पीछे हट जाती है। क्योंकि रेत क्या होती है, आपने देखा होगा, जब आप भागोगे भी रेत पर तो रेत पीछे हटती है, जबकि जमीन क्या होता है, पीछे नहीं हटती है, क्योंकि जमीन ठोस होती है। तो इसलिए इक्सार यानी प्लेन जमीन पर भागना आसान होता है और रेत पर भागना कठिन होता है, यही कारण है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल थे क्रिया प्रतिक्रिया नियम के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक हमें कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।